अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है इसका मतलब आप लोगों ने सोलो लेवलिंग तो जरूर देखा होगा और आप लोगों के मन में एक बात तो जरूर आई होगी कि वर्ल्ड का सबसे कमजोर हंटर आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। क्या रीजन था कि सिर्फ जिन्वू को ही चुना गया। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग सब कुछ जानने वाले हो, जहाँ पर डंजन्स ओपन होने से लगाकर एब्सोल्यूट बीइंग तक सब कुछ। में आपको रूलर्स और मोनार्क्स के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। शुरू करते हैं इस वीडियो को स्पॉइलर अलर्ट के साथ। तो लिवनिंग की स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर सिर्फ लाइट और डार्कनेस एग्जिस्ट करते थे। एक एंटिटी था जिसे हम एब्सोल्यूट बीइंग कह सकते हैं और यही है सोलो लेवलिंग का गॉड। इसके पास इनफाइनाइट पावर के साथ साथ एक ऐसी एबिलिटी है जिससे ये कुछ भी क्रिएट कर सकता है। जैसा कि हमें पता है कि सबकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है और इसकी भी एक कमजोरी जरूर है। वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, ना ही वो लड़ सकता है, वो सिर्फ चीजें क्रिएट ही कर सकता है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये साल काफी ज्यादा पुरानी है जब एब्सोल्यूट बीइंग काफी ज्यादा बोर हो गया था और उसने लाइट से बनाए रूलर्स और डार्कनेस से बनाए मोनार्क्स। इसके बाद एब्सोल्यूट बीइंग ने दोनों को एक एक ऑर्डर दिया। मोनार्क्स के लिए ये काम था कि उन्हें वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना है और रूलर्स के लिए ये काम था कि उन्हें वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है। मोनार्क्स ने अपना काम शुरू कर दिया और वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने लगे और रूलर्स ने प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे लड़ाई शुरू कर दी। ये लड़ाई हजारों साल तक चली जिसमें काफी सारे सोल्जर्स मारे गए। एंडलेस बैटल से परेशान होकर एक रूलर एब्सोल्यूट बीइंग के पास गया। रूलर ने एब्सोल्यूट बीइंग को बोला कि हम लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमारी सेना और आगे वाली सेना दोनों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपको वो लोग नहीं दिख रहे जो सच्चाई के लिए मर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एंड में वो रूलर बोलता है कि आप हमारी मदद कीजिए, हमें थोड़ी और पावर दे दीजिए जिससे कि हम मोनार्क्स को हराकर उनका सिर आपके पैरों में लाके रख दें। उसके बाद एब्सोल्यूट बीइंग ने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो काफी देर वहां रुका लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग ने कुछ भी नहीं बोला। पॉइंट तक सारे रूलर समझ गए थे कि एब्सोल्यूट बीइंग सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहता है। उसने एक ऐसा बैटल बनाया और रूलर्स को बनाया, मोनार्क्स को बनाया ताकि वो अंत तक लड़े और एब्सोल्यूट बीइंग का एंटरटेनमेंट हो। एब्सोल्यूट बीइंग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मरे या जिए। आनवा के चैप्टर 1 के अंदर जब जिन्वू एक डबल डंजन में जाता है जहाँ पर जो रूल्स फॉलो होते थे वो रूल्स यहाँ भी फॉलो होते हैं, जो कि कुछ ऐसे थे: वर्शिप द गॉड, प्रेज द गॉड एंड प्रूव योर डिवोशन। जो कोई भी ये तीनों चीजें नहीं करेगा वो मारा जाएगा। तभी रूलर सोचते हैं कि हम तो कर रहे हैं फिर भी मारे जा रहे हैं। पॉइंट तक रूलर समझ चुके थे कि ये वॉर कभी खत्म होने ही नहीं वाली है। जब तक एब्सोल्यूट बीइंग है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर रूलर्स प्लान बनाते हैं कि वो सारे जाकर एब्सोल्यूट बीइंग को मार डालेंगे और उसकी पावर का यूज करके मोनार्क्स को हरा देंगे। यहाँ पर लगभग सभी रूलर्स तैयार थे एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के लिए। 8 रूलर्स में से 7 ने तो हाँ कर दिया था, लेकिन एक रूलर ऐसा था जो कि मना कर रहा था इस प्लान को अपनाने के लिए। एक रूलर जो था वो था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर और उसी ने ही रूलर्स की पूरी आर्मी को लीड किया था मोनार्क्स वाली फाइट के अंदर या वॉर के अंदर। रूलर का नाम था ऐशबॉर्न। वो एब्सोल्यूट बीइंग का बिल्कुल लॉयल सर्वेंट था और वो इन 7 से लड़ने लग गया था उसे बचाने के लिए। लेकिन आगे 7 रूलर्स थे इसलिए ऐशबॉर्न नहीं टिक पाया उनके सामने, भले ही वो बहुत ताकतवर था। ये 7 रूलर्स ऐशबॉर्न को बिल्कुल मरने की हालत पर छोड़ के चले जाते हैं। ये 7 रूलर्स जाते हैं और एब्सोल्यूट बीइंग को मार देते हैं। जैसा कि मैंने स्टोरी में कहा था कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। वो किसी को बना सकता है अपने आप को डिफेंड के लिए लेकिन खुद नहीं कर सकता और इतना टाइम उसके पास था नहीं, उससे पहले ही रूलर्स ने जाके उसे मार दिया। तो अपने आप को वर्ल्ड का गॉड समझने लग गए थे। तभी उन्हें अचानक से याद आता है कि हमें वॉर भी खत्म करनी है और वो चले गए मोनार्क्स को मारने। उसने एब्सोल्यूट बीइंग के कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके अपने आप को पावर अप किया। पर एक मोनार्क था जिसका नाम था द किंग ऑफ जायंट्स और इसे जिंदा पकड़ लिया रूलर्स ने। स्टोरी के इस पॉइंट तक रूलर्स काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे और मोनार्क्स बिल्कुल खत्म होने वाले थे। यहाँ तक कि मोनार्क्स की आर्मी भी पूरी तरह से खत्म होने वाली थी। लेकिन एक दिन अचानक से ऐसा हुआ जिससे मोनार्क्स और रूलर्स दोनों की पावर एक बार फिर से बराबर हो गई और ये किया था ऐशबॉर्न ने, द लॉयल सर्वेंट ऑफ एब्सोल्यूट बीइंग एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर। 7 ने मिलकर ऐशबॉर्न को मार दिया था। उसके बाद में जब वो वहां से चले गए थे तब उसे रियलाइज हुआ कि उसके अंदर एक स्पेशल पावर है जो कि एब्सोल्यूट बीइंग ने उसके अंदर डाली थी क्योंकि वो सबसे लॉयल सर्वेंट था एब्सोल्यूट बीइंग का। ये पावर होती है अराइज, जिससे वो किसी भी मरे हुए की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और उसे अपनी शैडो आर्मी के अंदर शामिल कर सकता है। वॉर के अंदर दोनों पार्टीज के काफी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स मरते हैं और यहाँ पर ऐशबॉर्न अपने अराइज पावर का इस्तेमाल कर दोनों पार्टी के मरे हुए लोगों को जिंदा करके अपनी शैडो आर्मी के अंदर ज्वाइन भी करा सकता है। जब शैडो मोनार्क सोचता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है तो वो अपने मालिक को बचा सकता है, यानी कि एब्सोल्यूट बीइंग को बचा सकता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि रूलर्स कब के उसे मार चुके हैं और उसी के साथ में उसे पता चलता है कि रूलर्स ने मोनार्क को भी पूरी तरह से हरा दिया है। के बाद में ऐशबॉर्न चला जाता है मोनार्क के पास में और उनसे हाथ मिला लेता है और अब वो है मोनार्क्स की टीम में। वो कोई ब्राइट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट नहीं रहा, ना ही कोई वो रूलर है, लेकिन अब वो बन चुका है द शैडो मोनार्क। उसे बोला जाता है द किंग ऑफ डेथ। जैसे ही ये होता है दोनों की पावर फिर से इक्वल हो जाती है और वो जो सालों से लड़ाई चल रही थी वो फिर से शुरू हो जाती है, जो कि कई सालों तक वापस चलती है। इस बार पहले जाते हैं मोनार्क्स, क्योंकि ऐशबॉर्न या कहूँ तो शैडो मोनार्क अभी मोनार्क्स की टीम में है। चाहे वॉर के अंदर रूलर्स मरे या फिर मोनार्क्स,
ऐशबॉर्न अपनी अराइज की पावर से उन्हें जगाकर अपनी शैडो आर्मी के अंदर इकट्ठा कर लेगा। स्टोरी के इस पॉइंट तक रूलर्स और मोनार्क्स दोनों ही डरने लग गए थे ऐशबॉर्न से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था और उसकी जो शैडो आर्मी थी वो भी काफी ज्यादा एक्सट्रैक्ट हो चुकी थी। मोनार्क्स इसलिए डर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये पहले भी पार्टी बदल चुका है, तो ये अभी पार्टी बदल सकता है, यानी कि अगर ये हमारे अपोजिट में हो जाता है तो ये हमें भी पेल देगा। यहाँ पर दो मोनार्क्स ऐसे होते हैं जो कि थे द किंग ऑफ डीमंस और द किंग ऑफ बीस्ट। ये दोनों ही मोनार्क्स ऐसे थे जो कि गद्दारी करते हैं शैडो मोनार्क के साथ, लेकिन उसके बाद में शैडो मोनार्क इन्हें बहुत ही बुरी तरह से और ब्रूटली मारता है। लेकिन इस पूरे वॉर के अंदर भी उसके बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, उसकी शैडो आर्मी लगभग डिस्ट्रैक्ट होने वाली थी। यहाँ पर अपना शैडो मोनार्क एक मोनार्क को अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी काइंड ऑफ उसे मार देता है। मोनार्क मरा वो था बैरल, और दूसरा वाला जो मोनार्क था वो अपनी आर्मी वगैरह को सबको छोड़कर वहां से भाग जाता है बहुत ही तेजी से। सारे घटनाक्रम के बाद में यहाँ पर आते हैं रूलर्स, जो कि शैडो मोनार्क को घेर कर खड़े हो जाते हैं। ऐशबॉर्न इनसे लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी रूलर्स बोलते हैं हमें माफ कर दो। सुनकर मुझे, आपको और ऐशबॉर्न को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आगे रूलर्स बताते हैं कि हम तुमसे माफी मांगने आए हैं जो हमने पहले किया था, और तुम पहले ब्राइट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट थे, लेकिन अब तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। हम तुमसे हाथ मिलाने आए हैं, साथ ही तुमसे माफी मांगने आए हैं। यहाँ पर ऐशबॉर्न बोलता है कि नहीं, तुमने मेरे मास्टर को मार दिया तो मैं तुमसे हाथ कैसे मिला लूं, मैं तुमसे कतई हाथ नहीं मिलाने वाला। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं यहाँ कुछ भी नहीं करूंगा, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। यहाँ पर रूलर्स नहीं मानते और वो उसे और सॉरी बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। ऐशबॉर्न को भी ये सब सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है जब वो बाद में सोचता है, और वो चला जाता है एक हाइडिंग में, यानी कि वो यहाँ सब कुछ छोड़ छुड़ा के कहीं चला जाता है, और वो कहीं और जाकर अपनी शैडो आर्मी को और ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता था। शैडो मोनार्क अपनी आर्मी को रीबिल्ड कर लेता है, तो वो फैसला करता है उस भागे हुए मोनार्क से बदला लेने का, और वो चला जाता है उसके पास में, क्योंकि वो छुपे हुए थे एक जगह पर। और जब अपना शैडो मोनार्क पहुंचता है डिमेंशनल रिफ्ट के अंदर, तब वहां पर ड्रैगन एम्परर उसका स्वागत करता है। लेकिन स्वागत करने के पीछे भी एक रीजन था, उसे पता था कि अभी शैडो मोनार्क कितना ज्यादा पावरफुल है, अगर वो उससे लड़ेंगे तो उनकी बची कुची आर्मी को भी वो निपटा देगा, इसलिए वो उससे शांति से हाथ मिलाना चाहते थे। मोनार्क्स अपने इस प्लान के अंदर कामयाब हो जाते हैं और वो अपनी आर्मी को छुप छुप कर वापस से रीबिल्ड करना शुरू कर देते हैं, और उन्हें एक नया वर्ल्ड चाहिए था जो था हमारी प्यारी अर्थ। तब तक रूलर्स को ये पता चलता है और वो तब तक पृथ्वी पर आते जब तक मोनार्क्स यहाँ पर तहलका मचा चुके थे और वो पूरी जगह को बर्बाद कर चुके थे। अर्थ से पूरी ह्यूमैनिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, और जब रूलर्स को ये पता चला तो रूलर्स काफी ज्यादा घबरा गए, और क्योंकि उन्हें अब वापस ह्यूमैनिटी को लाना था तो उन्होंने इस्तेमाल किया एक टूल का। वो टूल एब्सोल्यूट बीइंग का था, जिसका इस्तेमाल करने के लिए सख्त मना किया था, और उस टूल का नाम था द चैलेंज ऑफ रीबर्थ। इस टूल का सिंपल सा काम था कि टाइम को 10 साल पीछे ले जा सकता है, और रूलर्स ऐसा ही करते हैं, वो टाइम को 10 साल पीछे कर देते हैं। जहाँ पर अर्थ में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, वहाँ पर ह्यूमैनिटी भी वापस आ जाती है, और एक बार फिर से इन लोगों की लड़ाई अर्थ पे ही होती है, जहाँ पर अर्थ के लोग इस लड़ाई को झेलने के लिए उतने पावरफुल नहीं थे, तो ये फिर से खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये था कि अगर लड़ाई कोई भी जीतता है तो फिर भी ह्यूमैनिटी का ही नुकसान होगा, या कहूँ तो अर्थ के ही लोग मरेंगे। रूलर्स ने काफी ज्यादा बार इसका इस्तेमाल किया, और हर बार वो अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ में लड़ते थे, और मोनार्क्स भी हर बार अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाते थे, लेकिन फिर भी हाल तो वही था, लोगों को तो मरना ही था। फिर एंड में रूलर्स फैसला करते हैं कि भले ही वो सारे लोगों को नहीं बचा सकते, लेकिन एटलीस्ट वो थोड़े लोगों को तो बचा ही लेंगे, ताकि आगे जाके सिविलाइजेशन वापस बन सके। डिसाइड करते हैं यही करने का, तो यहीं से शुरू होता है अवेकनिंग वाला गेम, जहाँ पे हम लोगों को पता है कि सोलो लर्निंग के वर्ल्ड में सभी लोगों में से कुछ लोगों के पास थोड़ी थोड़ी पावर रहती है, जो कि हंटर बनते हैं आगे चलकर। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि जब चैलेंज ऑफ रीबर्थ का इस्तेमाल होता है तब रूलर्स और मोनार्क्स दोनों पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है, यानी कि उनकी हीलिंग और उनकी पावर वगैरह में, लेकिन उनके मेंटल हेल्थ पर कोई अटैक नहीं पड़ता, यानी कि पिछले वाले साइकिल में क्या हुआ था वो उन्हें सब याद रहेगा। लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं है, अगर इंसान एक बार भूल गए तो वो भूल गए। यहाँ पर हम लोगों को एक लिमिटेशन के बारे में पता चलता है कि जो एब्सोल्यूट बीइंग का टूल था द क्लाइमेट ऑफ द रीबर्थ, उस टूल की भी कोई लिमिटेशन है, यानी कि वो इनफाइनाइट टाइम तक यूज़ नहीं हो सकता, उसकी भी कोई लिमिट है, और अभी वो इतनी बार यूज़ हो चुका है कि वो सिर्फ 2 या 3 बार इस्तेमाल हो पाएगा। तो रूलर्स प्लान करते हैं कि इस बार हम लोग इस गेम को खत्म कर देंगे। मोनार्क्स भी यहाँ पर ह्यूमैनिटी को मैनिपुलेट करने की फुल प्लानिंग कर लेते हैं, इसलिए हमने पता है कि 10 साल पहले डंजन्स भी ओपन होने लग गए थे और अवेक्ड ह्यूमन भी आने लग गए थे, यानी कि दोनों चीज़ें एक साथ हुई थी। पे हर एक मोनार्क्स और हर एक रूलर को एक वेसल की जरूरत थी अर्थ पे सरवाइव करने के लिए, लेकिन शैडो मोनार्क के लिए कोई भी वेसल नहीं मिल रहा था। यहाँ पर एंट्री होती है आर्किटेक्ट की, और आर्किटेक्ट बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा वेसल ढूंढ दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे अमर होने की शक्ति देनी होगी। शैडो मोनार्क इसके लिए हाँ कर देता है, और वो ढूंढता है वेसल, जो कि होता है अपना जिन्वू।
एपिसोड 1 के अंदर जिन्हों जिस डबल टेंशन में गया था वो आर्किटेक्ट द्वारा ही बनाया गया था और वो सिस्टम भी आर्किटेक्ट ने ही बनाया था ताकि वो शैडो मोनार्क की पावर और शैडो मोनार्क का वेसल बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। जिन्हों को शैडो मोनार्क ने ही चूज किया था ना कि आर्किटेक्ट ने। आर्किटेक्ट तो कोई स्ट्रॉन्ग बंदा ढूंढ रहा था लेकिन शैडो मोनार्क को कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो कि मौत के बहुत ज्यादा करीब गया हो, क्योंकि वो खुद भी मौत के बहुत ज्यादा करीब गया हुआ है। के बाद में जिन्हों को मिला सिस्टम और उसके बाद तो हम एनिमे में देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर खत्म होती है सोलो लेवलिंग की हिस्ट्री। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे उम्मीद है आप लोग ये खरीदोगे, थोड़ा रीच बढ़ाओ यार चैनल का प्लीज। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड पीस आउट। तब तक के लिए अगर आपने जुजुत्सु काइसन और डीमन स्लेयर देखे हैं तो आपके सामने कुछ वीडियो आ रही होंगी, आप उन्हें देख सकते हो।